ये इतने सारे रुपए कहाँ से आए? अपने सामने पड़ी हुई रकम को देखकर मैंने पूछा। मैंने अपना सारा जेवर बेच दिया है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, आली फिर से बोल पड़ी। चाचा जी और चाची जी से मशवरा किया था। खाचा जी ही सोए बाजार जेवर बेच कर आए हैं। मैं उनके साथ नहीं गई थी। आप नाराज मत होना जी। जेवर काकिया है, वो तो फिर बन जाएगा। कारोबार बहुत जरूरी है। आप कब तक किसी के पास नौकरी करेंगे? सॉरी, मैंने आपसे पूछा नहीं था। आली ने मुझे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। वो बोलती रही और मैं सुनता रहा। मैंने उन पैसों से हॉल रोड पर अपनी खुद की इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप शुरू कर दी। मेरा काम चल पड़ा और मैं तरक्की करने लगा। एक दिन मैं घर लौटा तो आली उदास सी अपने ख्यालों में खोई हुई बेड पर बैठी हुई थी। क्या हुआ मेरी आली को? क्यों उदास हो? मैंने आली के पहलू में बैठते हुए पूछा। आली बात टालते हुए बाहर जाने लगी। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मैंने आली की कलाई थाम ली। पहले बताओ, परेशान क्यों हो? सानिया को तलाक हो गई। मुझे ये सुनकर गहरा सदमा हुआ था। मैंने आली की कलाई छोड़ दी। वो मेरे लिए पानी लेने चली गई और मैं बेड पर लेट गया। आली के डिलीवरी के दिन करीब आ गए थे। एक दिन वो मेरे पहलू में लेटी हुई कहने लगी, मेरी एक ख्वाहिश है। कैसी ख्वाहिश? पूरी करेंगे जी? आली ने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। बताओ, पहले वादा करें कि आप मेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। वादा। मैंने आली का हाथ थामते हुए उसे यकीन दिलाया। सानिया की उद्दत पूरी हो गई है। मैं आली की बात सुनकर हैरान हुआ था। सानिया से निकाह कर लें। आली ने ऐसे कहा जैसे वो सानिया के लिए मुझसे भीख मांग रही हो। मेरी हैरानी को गुस्से में बदलते लम्हा भी नहीं लगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं उठकर बैठ गया। आली भी जल्दी से उठकर बैठ गई। उसने मुझे याद दिलाया, आपने वादा किया था। मैं भड़कते हुए अपने बेड से उठ गया। मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर मैं अपने कमरे से निकल रहा था। उस वक्त आली के अल्फाज मेरे कानों में पड़े थे। डिलीवरी से एक दिन पहले तक मेरी आली से उसी बात को लेकर नाराजगी रही। वो चाहती थी कि मैं सानिया से निकाह कर लूं, मगर मैं तैयार नहीं था। आखिर में आली ने हथियार डाल दिए। सॉरी, मत करें। सानिया से निकाह? मुझसे तो बात करें ना जी। इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है। आली ने इतने प्यार से कहा था, पुल भर में मेरा गुस्सा हुआ हो गया। अगली रात आली को दर्द उठा। फरजाना भाभी, नबील और मैं आली को लेडी एची सन हॉस्पिटल ले गए। आली की तबीयत एकदम बिगड़ गई थी। आली को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। थोड़ी देर बाद एक नर्स मुझसे साइन लेने की गर्ज से ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। आलिया के साथ कौन है? मैं हूँ, मैंने जल्दी से जवाब दिया। आप यहाँ साइन कर दें। क्लिप बोर्ड के ऊपर लगे हुए चंद कागजात नर्स ने मेरे सामने कर दिए। मैं साइन करने लगा तो नबील ने फिक्रमंदी से पूछा, साइन किस लिए सिस्टर? मरीजा का बीपी बहुत लो है, हमको बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिससे उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। कैसा खतरा? वो तो बिल्कुल ठीक थी। मैंने खुद उसके सारे टेस्ट करवाए हैं। मैं नर्स की बात सुनकर हेड बड़ा उठा था। बस आप दुआ करें, नर्स ये बोलकर चली गई। मुझे अरबी की जितनी भी सूरतें याद थीं, मैंने ऑपरेशन थिएटर के बाहर सब पढ़ डाली। नबील और फरजाना अलग परेशान थे। कोई घंटा डेढ़ बाद एक लेडी डॉक्टर ने बाहर आकर हमें सिर्फ इतना ही कहा, 2 बेटे हुए हैं मगर हम माँ को नहीं बचा सके। ये बोलकर वो लेडी डॉक्टर तो आराम से वहां से चली गई। मेरी तो जान ही निकल गई। मैं वहीं ठंडे फर्श पर ही बैठ गया था। अगले दिन आली की तदफीन करने के बाद जब मैं घर आया तो क्या देखता हूँ, मेरे एक बेटे को मेरी नानी ने पकड़ा हुआ था और दूसरा सानिया की गोद में था। सानिया ने मेरा बेटा उठाया हुआ था, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। कहीं न कहीं मेरे दिल में वो बात थी कि सानिया ने मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर उस डीलर की दौलत को चुना था। मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने अपने बेटों को देखा तक नहीं था। थोड़ी देर बाद नबील मेरे दोनों बेटों को उठाए हुए कमरे में आया। इनको देख तो लो, नबील ने दोनों बच्चे मेरे सामने करते हुए कहा।
میں نے ان معصوموں کو دیکھا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے ایک بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور چومنے لگا۔ بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ میں نے دوسرے بچے کومبیل کے بازوؤں میں ہی چوم لیا۔ میرا دل جو پچھلی رات سے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شکوے کر رہا تھا، وہی میری اجازت کے بغیر ہی اللہ کے حضور شکر بجا لایا تھا۔ اس رات میں چھت پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اعلی سیڑھیوں سے اوپر آتی اور نیچے جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں ماضی کو حال میں دیکھ رہا تھا، کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ میں ہاتھ بڑھا کر دودھ کا پیالہ اٹھانے ہی لگا تھا کہ آلی غائب ہو گئی۔ میرا ہاتھ خالی ہی واپس لوٹا تھا۔ میری چیخ نکل گئی اور میں سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ نبیل مجھے تلاش کرتا ہوا چھت پر آیا، مجھے روتا دیکھ کر جلدی سے میرے پاس آیا اور مجھے گلے لگا لیا۔ کافی دیر میں نبیل کے کندھے پر سر رکھ کر روتا رہا۔ نبیل نے مجھے صرف کندھا ہی پیش کیا تھا، زبان سے کوئی تسلی نہیں دی۔ دکھ میں اگر کسی کا کندھا ہی نصیب ہو جائے، یہ بھی قسمت کی بات ہے۔ جب میری سسکیاں بند ہوئیں اور میرے آنسو رکے، تو نبیل نے میرا سر اپنے کندھے سے اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر پوچھنے لگا، ایک بات بتا سکتا ہوں؟ میں نے نبیل کو ابرو سے بولنے کا اشارہ کیا۔ آلی کی ایک بات امانت ہے میرے پاس، کہو تو امانت سونپ دوں تمہیں، بتاؤ؟ میں بڑی مشکل سے صرف اتنا ہی بول پایا۔ کوئی 2 ہفتے پہلے آلی نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ ثانیہ سے تمہارا نکاح کروانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا، مگر اس نے الٹا مجھ سے درخواست کر دی کہ میں تمہیں اس بات پر قائل کروں۔ مجھے یہ بات اس وقت انتہائی غیر مناسب لگی تھی، اس لیے میں نے تم سے بات نہیں کی۔ اس وقت نہیں تو پھر آج کیوں کر رہے ہو؟ میں نے روکھے لہجے میں نبیل سے کہا اور اٹھ کر نیچے جانے کے لیے چل پڑا، کیونکہ اب یہ بات غیر مناسب نہیں ہے۔ نبیل کی بات پر میرے قدم رک گئے۔ میں نے ابھی چلنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ نبیل جلدی سے میرے سامنے آیا اور کہنے لگا، نیچے جاؤ گے تو سب یہی بات کریں گے۔ مجھ سے بات کرنے سے پہلے آلی نے یہی بات بی بی جی سے بھی کی تھی۔ نیچے فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں ابھی پوچھتا ہوں نیچے والوں سے، میں نے تلخی سے کہا تھا۔ نبیل کے ہونٹوں پر گھائل مسکراہٹ ابھری، وہ کہنے لگا، نیچے والوں کو پوچھنے سے کیا ہوگا؟ ایسے فیصلے تو اوپر ہوتے ہیں۔ نبیل نے شہادت والی انگلی ستاروں بھرے آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے پھر سے کہا، وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، زندگی اور موت کے ساتھ ساتھ۔ اس نے ملن اور جدائی بھی اپنے ہی پاس رکھی ہے۔ کب کس سے کس کو جدا کر دے اور کب کس سے کس کو ملا دے، یہ صرف وہی جانتا ہے۔ میرے پاس نبیل کی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے میں خاموش ہی رہا۔ اگلے دن صبح 10 بجے مقامی مسجد میں آلی کی رسم قل تھی۔ وہی امام صاحب جنہوں نے 10 بجے آلی کا ختم قل پڑھا تھا، 11 بجے میرے گھر پر میرا ثانیہ سے نکاح پڑھا رہے تھے۔ ہے نا حیرت والی بات؟ ہم اگر غور کریں تو ہم سب کی زندگیوں میں ایسے بے شمار حیرت انگیز واقعات ملیں گے۔ نکاح کے وقت ہمارا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ کبھی کوئی میرے کان میں سرگوشی کے انداز میں مبارک کہہ دیتا اور کبھی کوئی میرے کان وہ مبارک بادیں سن سن کر پھٹنے کو تھے۔ جیسا کہ میں پیچھے لکھ چکا ہوں، ملہ کی دوڑ مسجد تک اور میری دوڑ چھت تک۔ گوال منڈی میں رہنے والے مکینوں کی زندگیوں میں چھتوں اور تھڑوں کا اہم رول تھا۔ کسی حد تک وہ اثر آج کے دور میں بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور مبارک باد کی آواز میرے کان میں پڑتی، میں چھت کی طرف بھاگا۔ میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، میرے سامنے یکدم بسمہ آ گئی۔ وہ چھت سے نیچے آ رہی تھی۔ ہم دونوں ہی رک گئے۔ ثانیہ کے ساتھ نکاح کی مبارک نہیں دوگی؟ میں نے لفظوں پر زور دے کر پوچھا۔ بسمہ نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں، صرف آلی کا افسوس کروں گی۔ مہروز آلی کی موت کا دلی دکھ ہوا ہے مجھے۔ بسمہ نے یہ کہا اور جلدی سے نیچے کی طرف چلی گئی اور میں چھت کی طرف۔ چھت پر پہنچا تو میں نے دیکھا ڈھیر سارے مالٹے عارفہ کے سامنے پڑے تھے اور وہ دنیا سے بے نیاز مالٹوں کو نمک لگا لگا کر کھا رہی تھی۔ عارفہ نے مجھے دیکھا تو جلدی سے صفائی دینے لگی۔ تنویر کو پتا ہے میرا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اس لیے مالٹے کھا رہی ہوں۔ میں نے ارد گرد دیکھنے کے بعد پوچھا، تنویر کہاں ہے؟ وہ میرے لیے کیلے لینے گیا ہے۔ خالی مالٹے ہی اٹھا لایا تھا میں نے کہا، جاؤ کیلے بھی لے کر آؤ۔
अब तो मैं छत पर भी नहीं रुक सकता था। मैं नबील के घर की सीढ़ियां उतरने लगा। ओए महरूज, माल्टे तो खा लो, आरफा ने मुझे पीछे से आवाज लगाई। मैंने उसे हाथ से सलाम किया और नीचे चला गया। नीचे पहुंचा तो नबील की अम्मा से मेरा सामना हो गया। वो जल्दी से मुझसे लिपट गईं। उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया था। मेरी भी आंखें भर आईं। मैं उनको लेकर उनके कमरे में चला गया। उनको चुप करवाया तो उनका मेरी तरफ ध्यान आया। उन्होंने मेरे चेहरे पर बड़े प्यार से है हाथ फेरा, फिर रुंधी सी आवाज में कहने लगी, रब सोहने दी मर्जी, आली का वक्त आ गया था पुत्तर। तेरे जैसा जवाई अल्लाह सबको दे आली। तेरे साथ बड़ी खुश थी। सबर कर पुत्तर, सबर कर तू मेरा पुत्तर। सो जा, कैसे तेरी आंखें रो रो कर सुर्ख हो रही हैं। नबील की अम्मा ने मुझे प्यार से अपने बिस्तर पर लिटा दिया और खुद ही मेरे ऊपर रज़ाई दी। उसके बाद कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर चली गईं। नबील ने मुझे कंधे से हिलाने के बाद कहा था, महरूज उठ जाओ, रात के 9 बज गए हैं। मैं आंखें मुलते हुए उठकर बैठ गया। मुंह हाथ धो लो, मैं फरजाना को खाने के लिए कहता हूँ। मैं गुस्ल खाने की तरफ चला गया और नबील बावर्ची खाने की तरफ। जब मैं मुंह हाथ धोकर वापस लौटा तो फरजाना भाभी ने खाना लगा दिया था। मैंने खाने को देखने के बाद शिकायती नज़रों से नबील की तरफ देखा। नबील मेरा देखना समझ गया था। उसने मुझे बताया, महरूज तुमने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं नबील की तरफ देख रहा था कि फरजाना भाभी बोल पड़ीं, आप भी तो पिछले 2 दिन से भूख हड़ताल किए हुए हैं। मैंने पलट कर फरजाना भाभी की तरफ देखा। महरूज भाई, आप कुछ खाएंगे तो ये भी कुछ खा लेंगे। फरजाना भाभी ने इंतहाई दुख के साथ कहा। मैं खाने के लिए बैठ गया। मुझे देखकर नबील भी बैठ गया। पता नहीं मैंने नबील की वजह से खाना खाया था या उसने मेरी वजह से। खाने के बाद वही पुराना ठिकाना। मैं और नबील छत पर बैठे हुए थे। तुम्हारा और आली का 10वां और 21 दिनों का साथ रहा, जबकि हमने तकरीबन 21 साल साथ गुजारे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आली की मौत का तुम से ज़्यादा दुख है। तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है, फिर भी इससे निकलना तो पड़ेगा। सानिया मेरी बहन के बच्चों की माँ बन गई है, इसलिए मैंने भी उसे बहन मान लिया है। तुम भी उसे बीवी के तौर पर कबूल कर लो। जाओ, तुम्हारे बीवी बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। नबील ने मुझे थपकी दी और वहां से उठकर चला गया। मैं कुछ देर उसकी बातों पर गौर करता रहा। फिर मैं भी उठकर छत से नीचे आ गया। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सानिया एक बच्चे को फेडर से दूध पिला रही थी, जबकि दूसरा झोले में सोया हुआ था। नबील के अल्फाज मेरे कानों में गूंजे। सानिया मेरी बहन के बच्चों की माँ बन गई है, इसलिए मैंने भी उसे बहन मान लिया है। तुम भी उसे बीवी के तौर पर कबूल कर लो। तकरीबन 48 घंटे पहले आली मेरे साथ इस कमरे में थी। अब उसकी जगह सानिया ने ले ली थी, मेरे 2 बच्चों की माँ बनकर। मैं चुपचाप सोफे पर बैठ गया। अस्सलामुअलैकुम। सानिया ने मुझे सलाम किया था। मैंने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया और खामोश ही बैठा रहा। कोई आधे घंटे बाद सानिया ने ट्यूबलाइट बंद करके ज़ीरो का बल्ब जला दिया था। मैं भी सोफे पर ही लेट गया। जब सानिया ने ये देखा तो वो भी झोले की तरफ मुंह करके लेट गई, जिसमें मेरे दोनों बेटे सोए हुए थे। कोई आधे घंटे बाद सानिया अपने बेड से उठी और अपना कंबल उठाया और मेरे ऊपर डाल दिया और खुद अलमारी खोलकर कुछ तलाश करने लगी। अलमारी के अंदर उसे 2 खेस मिल गए थे। सानिया ने उनको निकाला और अपने ऊपर लेते हुए लेट गई। कोई घंटे बाद मेरा दूसरा बेटा रो पड़ा। सानिया ने जल्दी से उसे उठाया, अपने सीने से लगाया और उसे भी दूसरे फेडर से दूध पिलाया। वो सानिया की छाती के साथ लगा लगा ही सो गया, तो सानिया ने उसका बोसा लिया और उसे फिर से झोले में डाल दिया। रात भर मैंने ज़ीरो बल्ब की रोशनी में आधी खुली और आधी बंद आंखों के साथ सानिया को आली के बच्चों की माँ के रूप में देखा। सानिया ने उस सलाम के अलावा मुझसे कोई दूसरी बात नहीं की। मैंने तो उसके सलाम का जवाब तक देना मुनासिब नहीं समझा था। अगली चंद रातें भी इसी तरह गुजर गईं। मैं सोफे पर पड़ा रहता और सानिया कभी बेड पर सो जाती और कभी उठकर मेरे बेटों को सीने से लगाकर सिलाने लगती। फर्क सिर्फ इतना आया था कि पहली रात सानिया के ऊपर 2 खेस और अब एक रज़ाई थी।
इन चंद रातों में न सानिया ने मुझे बुलाया और ना ही मैंने सानिया से कोई बात की। सब घर वालों के साथ सानिया का रवैया बड़ा अच्छा था, खास तौर पर मेरे बेटों के साथ। उन पर तो वो वारी वारी जाती। वो मैं भी पिछली चंद रातों के दौरान खुद अपनी आंखों से देखकर हैरान रह गया था। कहाँ एक वो सानिया जो अपनी नाक पर मक्खी तक को नहीं बैठने नहीं देती थी, और एक ये सानिया जो मेरे बेटों का नाक मुंह चूमते नहीं थकती थी। चंद दिन बाद मैं नानी को रेलवे स्टेशन ट्रेन पर बिठाने गया। नानी मुल्तान जा रही थीं। ट्रेन के आने में अभी वक्त था। मैं और नानी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के इंतजार में बैठे हुए थे। नानी ने मेरी तरफ देखते हुए बात शुरू की। मैं जानती हूँ तुमने अब तक सानिया को बीवी के तौर पर कबूल नहीं किया। बेटा, अब तुम उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। वो पहले ही बहुत दुखी है। उसे मजीद दुख मत दो। उसे अपना बना लो। वो तो दुख देने अपना बना लो। वो तो दुख देने वाली है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। नानी ने मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखा और फिर पूछने लगी, क्या दुख दिया है उसने तुम्हें? यही ना कि उसने तुम्हारी बजाय उस मोए डीलर से शादी कर ली। और बताओ, हाँ, बाप की थानीदारी पर उसको गुरूर जरूर था, मगर उसके बाप का रुतबा और ओहदा भी उसका घर नहीं बचा सका। तुम्हें पता है, वो डीलर उसे शराब पीकर मारा करता था। जब आली और सानिया फोन पर बात करती थीं, तो उसे लगता था कि सानिया तुमसे बातें करती है। उस कमीने ने सानिया पर बड़े जुर्म ढाए हैं। यहाँ ना जाओ, वो ना करो, उससे ना मिलो। बात बात पर रोका टोकी करता था वो बेगैरत। एक दिन टेलीफोन का बिल देखकर सानिया से कहने लगा, अपने यार को लाहौर कम फोन किया करो। सानिया ने सफाई दी कि मैं तो आली से बात करती हूँ, तो गुस्से से चलाया, टेलीफोन का बिल तुम्हारा बाप देगा। सानिया ने उसे मना किया कि वो उसके बाप को बीच में मत लाए, तो उसने सानिया को बहुत मारा। जब ये खबर तेरे खालो तलत को पता चली, तो उसने खुर्रम की खूब मुरम्मत की। खुर्रम ने गुस्से में आकर सानिया को तलाक दे दी और मुल्तान में ये खबर मशहूर कर दी कि सानिया का अपनी खाला के बेटे महरोज से चक्कर था, इसलिए मैंने उसे तलाक दी है। आली को लगता था कि उसकी वजह से ही सानिया को तलाक हुई है, इसलिए वो सानिया का तुमसे निकाह करवाना चाहती थी। आली ने सानिया से भी बात की थी। पहले तो उसने इनकार कर दिया था, फिर आली के समझाने पर वो मान गई, मगर तुम नहीं माने थे। अगर आली जिंदा होती तो वो भी सानिया के साथ तुम्हारा निकाह करवा के ही दम लेती। महरोज बेटा, सानिया थोड़े गुस्से वाली है, सबके साथ घुलती मिलती नहीं, खरी बात करती है। सबका अपना अपना मिजाज होता है, उसका भी है। इन सब बातों के बावजूद वो दिल की बड़ी अच्छी है। इंजन की सीटी बज गई थी। नानी की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। अगर ट्रेन ना आती तो नानी की बातों का सिलसिला मजीद चलता। मैंने नानी को ट्रेन में बिठाया। जब मैं वापस आने लगा तो नानी ने मेरा माथा चूमा और बड़ी मोहब्बत से कहने लगी, सानिया का ख्याल रखना। मैं सोफे पर लेटा हुआ सानिया को ही देख रहा था। उसने मेरे बेटे को झूले में डाला ही था कि मैं सोफे से उठकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। सानिया अचानक मुझे अपने सामने देखकर डर गई। इससे पहले कि मैं कोई बात शुरू करता, मेरे बेटे ने रोना शुरू कर दिया। ये उल्लू का पिट्ठा फिर से उठ गया है। ये बड़ा नहीं, छोटा है। सानिया ने मेरे बेटे को झूले से उठाते हुए कहा, बड़े छोटे की पहचान कैसे करती हो? दोनों एक जैसे ही लगते हैं। माँ को पहचान हो जाती है। सानिया ने छोटे को सीने से लगाते हुए ममता की आंख के मुताल्लिक बताया। इनके नाम नहीं रखने किया? मैंने पूछा। आपका मूड ठीक हो तो? सानिया ने मुझ पर शिकवे से भरपूर निगाह डाली। मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ। छोटा सो गया तो सानिया ने उसे झूले में डालते हुए कहा, आली ने मुझे 2 नाम बताए थे। तुम्हें बताए थे? मुझे हैरत का शदीद धचका लगा। सानिया ने गर्दन को बड़े फख्र से हिलाते हुए कहा, बड़े का नाम रेहान और छोटे का जौदान। तो फिर ठीक है, बड़ा रेहान और छोटा जौदान। मैंने उसी वक्त आली के बताए हुए नामों पर तस्दीक की मोहर लगा दी। मैं और सानिया आमने सामने खड़े थे। मैंने ही बात शुरू की।
थैंक यू सानिया। किस बात पर? मेरे बच्चों की माँ बनने पर। माँ तो मैं आली के बच्चों की बनी हूँ, आपकी तो सिर्फ बीवी हूँ। ये क्या बात हुई सानिया? अब आप मुझे सानी भी कह सकते हैं। अब क्यों कह सकता हूँ? अब हक है आपके पास। मैं आपकी बीवी हूँ। जिस तरह आप मुझसे एक तरफा मोहब्बत करते थे, मैं भी उसी तरह एक तरफा खुरम को पसंद करती थी। मुझे लगता था कि अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए रुपया सबसे अहम होता है। मैं गलत थी और आली ठीक थी। आली ने मुझसे कहा था कि शौहर बुरा हो तो गाड़ी बंगले काकिया करना। मैं आली को फोन पर अपने बड़े बड़े दिखड़े सुनाती और वो मुझे अपनी छोटी छोटी खुशियां बताती। मुझे उस पर बड़ा रश्क आता था। सानिया थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, फिर कहने लगी, अगर आप मुझे सानिया की जगह सानिया ने मुझे ये यकीन दिला दिया था कि वो मेरी हो गई है, मुझे उससे एतमाद मिला। मैंने उसका हाथ थाम लिया। 20 साल हो चुके हैं मेरी और सानी की शादी को। हमारी कोई औलाद नहीं हुई। सानी ने कभी उसकी आरज़ू भी नहीं की। वो तो रेहान और जौदान ही की माँ बनी। वो दोनों भी मुझसे ज्यादा सानी पर जान छुड़कते हैं। सानी आज भी मुझसे अक्सर आली की बातें लेकर बैठ जाती है। सच कहूं तो वो मुझसे भी ज्यादा आली को जानती और चाहती है। सुना है जिससे इंसान मोहब्बत करता हो वो उस जैसा ही हो जाता है। मुझे तो अब सानी भी आली जैसी ही लगती है। आली जब बात करती थी तो उसके अक्सर जुमलों में जी आता था। मैंने नोट किया है अब सानी भी अक्सर जी का इस्तेमाल करती है। सानी मुझे आप कहकर बुलाती थी। शादी के बाद मुझे नहीं याद पड़ता सानी ने मुझे आप के अलावा कभी मुखातिब किया हो। सानी का कहना है कि आली ने तो मुझे अपनी जिंदगी में ही कबूल कर लिया था। खाली ये बात ही काफ़ी है उसकी अज़मत को बयान करने के लिए। सानी कभी अच्छे मूड में हो तो मुझे आरफा और बिस्मा का नाम लेकर भी छेड़ती है। बिस्मा के शौहर का साल पहले ज़ेरे तामीर मकान की छत गिरने से इंतकाल हो गया था। अब उसका बड़ा बेटा कारोबार देखता है और बिस्मा की बेटी मलाइका रेहान की क्लास फेलो है। हो सकता है बिस्मा मेरी सुमधन बन जाए। आरफा के अब तक 10 बच्चे हो चुके हैं। कितने बेटे और कितनी बेटियां ये मुझे भी नहीं मालूम। तनवीर सच में मशरती शौहर साबित हुआ है। नबील और फरजाना भाभी के 3 बच्चे हैं। बेटी सबसे बड़ी है, जिसका नाम नबील ने आली रखा है, और उससे छोटे 2 बेटे हैं। मेरा और नबील का इरादा है कि हम जौदान और आली की शादी करेंगे। नबील भी अब डिफेंस में ही शिफ्ट हो गया है। मैं और नबील अब हर वीकेंड पर अपने उसी पुराने मोहल्ले जाते हैं। नबील ने अपना वो घर किसी को किराए पर दे रखा है। उस आदमी ने उस मकान में एक रेस्टोरेंट खोल लिया है। अब हम दोनों छत पर उसी जगह कुर्सियों पर बैठते हैं। वो अलग बात है कि अब हम दूध की जगह ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी पीने लगे हैं। अब तो खलील भाई की दुकान से भी खालिस दूध नहीं मिलता। खालिस दूध तो अब भैंस का कटा या फिर गाय का बछड़ा ही पीते हैं। अब कहाँ लाहौर में खालिस दूध मिलता है। मैं खुद को मोहब्बत का चैंपियन समझता था। आज मैं इकरार करता हूँ कि मुझे मोहब्बत करना औरतों ने सिखाया, नानी और अम्मी की शक्ल में। मेरी अम्मी जिन्होंने मेरी जिंदगी बचाने के लिए कलील के सामने हाथ जोड़े थे। कभी बहनों की शक्ल में जो खलील के पैरों में मेरी खातिर बेड़ियों की तरह लिपट गई थीं। आली, उसे कैसे भूल सकता हूँ जो मेरी ढाल बन गई थी। सानी, जिसका कोई सानी नहीं, उसने मेरे बच्चों की खातिर अपनी जवानी गाल दी। आली और सानी, इन दोनों ने मेरी जिंदगी को गुलजार बना दिया। आली, जिसके मुताल्लिक मैंने कभी नहीं सोचा था वो मेरी जिंदगी में कैसे आई, और जिसके बारे में हमेशा से ही सोचा था वो मुझे कैसे मिली। इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है, आने वाले वक्त के बारे में तो सिर्फ मेरा अल्लाह ही जानता है। हमारे इरादे, हमारी सोचें सब धरी की धरी रह जाती हैं। हमें पता ही नहीं चलता वो कब कैसे दिलों की अदल बदल कर देता है। अगर वीडियो पसंद आए तो बराह करम एना नॉवेल्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।